कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर 13 ले रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 13 है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। किस तरह से हमारे पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, क्या उसकी पॉपुलेशंस हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, कभी भी अकेला वो नहीं रहता है। वो क्या करता है, किसी न किसी के साथ एक इंटर रिलेशनशिप करता है। कभी सराउंडिंग के साथ करेगा, कोई ऑर्गेनिज्म के साथ करेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बताने के लिए तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है, कहीं पे भी लॉजी वर्ड आता है, यानी कोई एक ब्रांच है स्टडी की, तो हम ये बोलेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम लोगों को कोई भी रिलेशनशिप और किसके अलग अलग लेवल में हर एक ऑर्गेनिज्म कौन किसके साथ कैसा रिलेशनशिप करता है। सपोज हम लोगों को पता है ये प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर्स के ऊपर होता है कंज्यूमर्स, फिर इस तरह से हम लोगों ने प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, तो हर एक लेवल पे, वेरियस लेवल पे कौन किसके साथ कैसे रिलेशनशिप करता है, वो सब कुछ हम उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं दैट इज द इकोलॉजी। It means that it deals with different principle which control this relationship. वो एक रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है एट कंसिस्ट ऑफ वेरियस लेवल्स। वेरियस लेवल दैट इज द, ये अलग अलग लेवल पे हमें जो दिखता है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोगों को पता है कि ये जो इकोलॉजी है उसके मेजरली ये थोड़ा सा नीट लेवल पे है कि 2 ब्रांचेस होती है। एक आता है दैट इज द ऑर्टिकोलॉजी और दूसरा आता है दैट इज द साइनेकोलॉजी, ठीक है। ऑर्टिकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ स्पीसीज। कोई भी जो स्पीसीज हमें अलग हर एक लेवल पे देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ऑर्टिकोलॉजी। और साइनेकोलॉजी होता है दैट इज द स्टडी ऑफ इकोलॉजी एट द लेवल ऑफ कम्युनिटीज। ओके, हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज कम्युनिटीज, ठीक है। तो हमें हर एक लेवल पे ये जो अलग अलग लेवल पे कम्युनिटीज देखने को मिलती है उस स्टडी को साइनेकोलॉजी बोलते हैं। तो वैसे ही इकोलॉजी के अलग अलग लेवल्स है। हम लोगों ने जो भी ऑर्गेनाइजेशन देखा है वो इकोलॉजी किस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है। फर्स्ट आता है, सबसे छोटा यूनिट आता है दैट इज ऑर्गेनिज्म, फिर आता है दैट इज द पॉपुलेशन, ओके। नेक्स्ट आता है कम्युनिटीज। बहुत सा एक ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करके बनता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को इकट्ठा करके क्या बनता है दैट इज द कम्युनिटीज, और लास्ट में मिलता है दैट इज द बायोम, ठीक है। क्या है ये बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म क्या है, वो एक हमें पता है कि एक लिविंग कंपोनेंट है, हम भी एक ऑर्गेनिज्म ही है। ऐसा लिविंग कंपोनेंट जो एनवायरमेंट में रहता है, ठीक है, जो एनवायरनमेंट में रहता है और उस स्टडी को, मतलब एक बेसिक यूनिट है वो इकोलॉजी का। इकोलॉजी कहाँ से शुरू होता है, ऑर्गेनिज्म होगा तो ये सब लोग होंगे, तो एक बेसिक यूनिट है। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट बोलते हैं ना, वैसे ये एक बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी है, क्लियर। अब ये आता है पॉपुलेशन, दैट इज द सम टोटल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, सारे ऑर्गेनिज्म को इकट्ठा करके, ठीक है। ये लोग ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीड करते हैं, मिक्स्ड होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं उनके ऑफस्प्रिंग्स। दो ऑर्गेनिज्म है, फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, खुद एक अपना ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या हो गया, एक पॉपुलेशन हो गया, ये ऑर्गेनिज्म हो गया। तो सम टोटल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म एंड विच हैज द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, क्लियर। नाउ व्हाट इज कम्युनिटीज। अब ये जो हम लोगों ने बोला ये एक पॉपुलेशन है, सपोज ये लायन की पॉपुलेशन थी, ठीक है, ये मैंने लेपर्ड की पॉपुलेशन बना दी, ये लेपर्ड के ऑफस्प्रिंग्स हो गए,
ठीक है। तो ये दो पॉपुलेशन इकट्ठे करके क्या बनाते हैं, कम्युनिटीज, दैट इज असेंबली ऑफ ऑल पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दिस इज लायन, दिस इज लेपर्ड, और बर्ड्स ले लो कि इस तरह से। तो हम लोग जो ज्योग्राफिकल एरिया में कोई भी अलग अलग पॉपुलेशन देखने को मिलता है और वो मिक्सड होके क्या बनाता है, कम्युनिटीज। ओके, नाउ व्हाट इज बायोम? बायोम क्या है, एक लार्ज यूनिट है, दिस इज द बेसिक यूनिट, दिस इज द लार्ज यूनिट जिसके अंदर कैसा वेजिटेशन है, वेजिटेशन टाइप है, कैसा फोना, फोना का मीनिंग होता है कैसे फ्लावर के टाइप से, फ्लोरा एंड एनिमल्स के टाइप है। तो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स होते हैं, फोना मीन्स एनिमल्स होते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक जोन में। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, डेसिडियस फॉरेस्ट, सी कोस्ट, डेजर्ट, ठीक है। जैसे राजस्थान का डेजर्ट एक पूरा बायोम है, तो उस डेजर्ट में मुझे कैमल भी दिख रहा है, कैक्टस भी दिख रहा है और वहां के राजस्थानी लोग दिख रहे हैं, तो वो पूरा क्या हो गया, एक बायोम हो गया। मैंने वेजिटेशन भी बता दिया, प्लांट भी बता दिया, एनिमल भी, तो वो हो गया बायोम। क्लियर? तो इसके हिसाब से ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल होता है इकोलॉजी का। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसी चैप्टर का टॉपिक में आता है, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है? बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, पर ये इस चैप्टर में जनरली आप लोगों को ट्विस्टिंग क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और एग्जाम्पल्स सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, एग्जाम्पल्स ही होता है। अब आता है एनवायरमेंट क्या है। एनवायरमेंट एक ऐसा वर्ड है कि भाई एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, सम टोटल ऑफ दैट इज द बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक मीन्स लिविंग, और दूसरा आता है दैट इज द नॉन बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड द नॉन बायोटिक। तो यहाँ पे किस तरह से ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, जीते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, तो हम लोगों को पता है उसको बोलते हैं दैट इज द एनवायरमेंट, ठीक है। तो इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्म में जो हम लोगों ने डिफरेंट लेवल बोला है, किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट को अडेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और वो उस एनवायरमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद वहां पे सरवाइव करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज दी फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो बेटा फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी क्या होता है? ऐसा इकोलॉजी जिसमें ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग लेवल पे है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, वो एनवायरमेंट को अडेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, जिसके थ्रू वो सरवाइव कर सके और रिप्रोडक्शन कर सके, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, समझ में आया आप लोगों को? ये फिजियोलॉजिकल, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है कि कभी कभी बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, पर कुछ ऐसा भी होता है कि जो उन लोगों को क्या करता है, इंटरप्ट करता है, ठीक है, लाइक टेम्परेचर है, ठीक है, फिर वाटर होते हैं, लाइट होते हैं, ये सब कुछ क्या करते हैं, रेन है, स्नो है, वो उन लोगों को सीजनल वेरिएशन के हिसाब से इन लोगों को क्या करते हैं, अफेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ पे सीजनल वेरिएशन के हिसाब से कहाँ हमारे इंडिया में, हमारे पूरे वर्ल्ड में किस तरह से सीजनल वेरिएशंस होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज द मेजर बायोम्स। व्हाट इज बायोम्स? मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है। तो जो बायोम्स होते हैं वो हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? देखो, डेजर्ट में अलग होगा कंडीशन, एनवायरमेंट कंडीशन, ग्रासलैंड में हमें अलग दिख रहा है, ठीक है। फिर आता है दैट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओके। फिर आता है टेम्परेट फॉरेस्ट, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर कॉनिफर्स यानी कि जिसके कैनोपी कॉनिफर्स जैसे होते हैं, तो कॉनिफर्स फॉरेस्ट। फिर आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रास, ये सब अलग अलग हम लोगों को बताया गया कि बायोम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशंस। क्लियर? हम लोगों ने देखा है कि राजस्थान का डेजर्ट है, मेघालय का फॉरेस्ट है, तो वहां पे हम लोगों को भी अलग अलग माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स, ये अलग हमें ये पूरा रीजन एनवायरमेंट का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसी एनवायरमेंट में किस तरह से कौन से अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं इस एनवायरमेंट में किस तरह से अबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं।
अबायोटिक फैक्टर्स दैट इज द नॉन लिविंग। ठीक है, नॉन लिविंग किस तरह से अफेक्ट करते हैं, तो हम लोग अबायोटिक फैक्टर को बोलेंगे एक ऐसा नॉन लिविंग कंडीशनल है जो एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव और रिप्रोडक्शन कर सके। ठीक है, उसको बोलते हैं अबायोटिक फैक्टर। तो अबायोटिक फैक्टर हम लोग डिटरमाइन करते हैं कोई भी स्पीसीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जिसमें वो सर्वाइव कर सके उस एनवायरमेंट में। तो फर्स्ट हमारा अबायोटिक फैक्टर आता है दैट इज द टेम्परेचर। ठीक है, फर्स्ट आता है दैट इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, एक ऐसा मेन मोस्ट इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है जहां पे वो लैंड में सीजनली और डिक्रीजेस धीरे धीरे वो कहाँ पे चले जाता है, इक्वेटर में। जो भी हमारा जैसे ये इक्वेटर है, ठीक है, ये पोलार रीजन है, नॉर्थ और साउथ पोल, इसको बोला है 0 डिग्री। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने बोला है कि 0 से लेके वो जैसे ही पोलार रीजन में जाता है, हाई एल्टीट्यूड में जाता है, तो उसका टेम्परेचर क्या होता रहता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ पे होते हैं ट्रॉपिकल दैट इज द डेजर्ट। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट में बेटा याद रखना ये सारे एग्जाम्पल, ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, अब डेजर्ट में हमें पता है कि टेम्परेचर बहुत ही हाईएस्ट होता है, तो ट्रॉपिकल डेजर्ट में 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, पोलार रीजन में क्या हो जाता है, 0 लेवल पे चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक ऐसा होता है जैसे कि हम लोग ने बोला है जो सी होता है, समुद्र होता है, उसका जो डीपेस्ट लेयर होता है, यहाँ पे जो डीपेस्ट लेयर होता है वहां पे इतना गर्माहट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कभी कभी एक ऐसा यूनिक हैबिटेट यानी घर जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जैसे कि थर्मल स्प्रिंग्स में, डीप सी थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं डीप सी में, जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा भी हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट और एनिमल का हम लोगों ने जो देखा है टेम्परेचर के हिसाब से, तो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म बहुत ही वाइड टेम्परेचर में, ध्यान से समझना, फर्स्ट आता है दैट इज जो ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के टेम्परेचर को जो मतलब टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, एक टॉलरेट एंड थ्राइव, जी सकते हैं एक वाइड रेंज में, कितनी भी टेम्परेचर हो जाए उस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो अपना टॉलरेंस लेवल कर सकते हैं, तो उनको बोला जाता है दैट इज यूरोथर्मल। ठीक है, और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट और थ्राइव करते हैं बहुत ही नैरो रेंज, व्हाट इज नैरो रेंज, यानी उन लोगों को सिर्फ सीमित है, इतना ही टेम्परेचर में वो जी सकते हैं, एक्सीड हो जाएगा तो नहीं। तो हम लोग क्या, यूरोथर्मल, पोलार रीजन ही कहीं पे भी हो, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर फिश वगैरह क्या है, वो नैरो रेंज में आती है। ठीक है, पोलार बियर भी नैरो रेंज में आते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग हैं मैमल्स, बर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं, जो नैरो रेंज में अपने आप को करते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज स्टीनोथर्मल। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना है, स्टीनोथर्मल। और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि पोलार बियर ले लो, और दूसरा आता है दैट इज एम्फीबियंस। क्लियर, एम्फीबियंस। अब ये है फर्स्ट टेम्परेचर अबायोटिक फैक्टर। ओके, सेकेंड आता है अबायोटिक फैक्टर का, सेकेंड है दैट इज वाटर। सेकेंड इज वाटर। ओके, अब ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हम कोई भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए। तो हमें पता है कि सबसे पहले जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी अर्थ में, तो वो वाटर के साथ ही हुई थी।
ठीक है। तो वहां पे प्रोडक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी प्लांट्स करता है, प्लांट ही मेन होता है वाटर का अवेलेबिलिटी, इट इज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर कि जो भी प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी नहीं कौन है, प्रोड्यूसर प्लांट है। तो प्लांट किसके थ्रू, किस पे डिपेंड है, वाटर पे। प्लांट होगा तो हर्बीवोरस लेगा, फिर ओमनीवोरस लेगा, जो हम लोगों ने पढ़ा। तो वाटर क्या है, वाटर के ऊपर कौन डिपेंड है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर पे कौन डिपेंड है, हम लोग है, ठीक है। तो कुछ जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर जो उनकी पीएच, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, ये सब कुछ क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सैलिनिटी ऑफ वाटर, सैलिनिटी ऑफ वाटर का मीनिंग होता है पानी का खाराश, पानी में कितना सॉल्ट है। जो लेस देन, ध्यान से समझना बेटा, लेस देन 5 पार्ट्स पर मिलियन इन इनलैंड वाटर, जहां पे 5 लेस देन 5 ppm से कम हमें देखने को मिलता है सॉल्ट, ठीक है। दूसरा एक और केस बताया, 30 to 35 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ppm, ओके, एंड मोर देन 100, ठीक है, ppm, ठीक है। तो ये सब कुछ वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, ये हमें देखने में मिलता है हाइपर सलाइन लगून्स, जहाँ पे पूरा पानी में सॉल्टी सॉल्ट होता है, ठीक है, उनको लगून्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म विच कैन टॉलरेट, अब आता है देखो ऑर्गेनिज्म, ये सब अलग अलग लेवल है सॉल्ट का। कभी लेस देन 5 ppm होता है, कभी क्या होता है 30 to 35 ppm होता है, मोर देन 100 भी होता है। मोर देन 100 है तो उसको लगून्स बोलते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टॉलरेट होते हैं एक वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, ठीक है, तो उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज यूरोहेलाइन, यूरीहेलाइन, ठीक है, क्लियर। और जो नैरो रेंज में होते हैं, जो नैरो रेंज में होंगे, जो नैरो रेंज में हमें देखने को मिलते हैं, उनको बोलते हैं दैट इज द स्टेनोहेलाइन, उन्हें बोलेंगे स्टेनोहेलाइन, ठीक है। बहुत सारे फ्रेश एनिमल्स होते हैं। अब आता है ट्विस्टिंग क्वेश्चन, आप लोग प्लीज टिक कर लीजिएगा। ट्विस्टिंग क्वेश्चन आता है, मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, ये फ्रेश वाटर बनाया जहाँ पे सॉल्ट नहीं है, ये मैंने मैराइन वाटर, मैराइन वाटर का मीनिंग बोलते हैं दैट इज दी सॉल्ट वाला पानी, ये बिना सॉल्ट का पानी, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर, ये मैराइन। बहुत सारे फ्रेश वाटर एनिमल्स कभी भी यहाँ पे नहीं रह सकते, और मैराइन वाले कभी यहाँ पे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑस्मोटिक प्रॉब्लम अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ दी हाई सैलिनिटी एंड वाइस वर्सा। ये यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रेशर, उनको जो ऑस्मोटिक रेंज होना चाहिए वो हमें उसको इधर नहीं मिल रहा है और इसको इधर नहीं मिलेगा, इसलिए ना फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ रह सकते हैं ना ये यहाँ रह सकता है। क्लियर? हमारा जो थर्ड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर आता है दैट इज दी लाइट। थर्ड फैक्टर है दैट इज लाइट। लाइट भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ऑटोट्रॉप्स, प्लांट को लाइट चाहिए किसके लिए? फोटोसिंथेसिस बनाने के लिए। और प्लांट क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाएगा और रिलीज करेगा दैट इज दी ऑक्सीजन, ठीक है। और वो क्या चाहिए? ऑक्सीजन हमारे अर्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जो छोटे छोटे हर्ब्स एंड शर्ब्स होते हैं फॉरेस्ट में जो उगते हैं, ठीक है, तो उनको जैसे कि ये क्या होते हैं? ट्री होता है। यहाँ पे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज हर्ब्स एंड शर्ब्स, ठीक है। तो ये बड़े ट्री के नीचे छुप जाते हैं। तो यहाँ पे लाइट क्या होती है? लो इंटेंसिटी की होती है, ठीक है। लाइट उन लोगों को लो इंटेंसिटी की मिलती है क्योंकि वो ओवर शेडो बाय दी टॉल प्लांट। और कैनोपीड ट्रीज, कैनोपीड यानी इसकी कैनोपी ऐसी है,
इसकी कैनोपी राउंड है, उसको बोलते हैं कैनोपी ट्रीज। ठीक है, बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं जिससे वो लोग अपना फ्लावर बियर कर सके। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर बियरिंग के लिए लाइट की जरूरत होती है। ये हम लोगों ने पढ़ा लाइट किस तरह से प्लांट के लिए जरूरी है, वैसे ही वो एनिमल के लिए भी जरूरी है। ठीक है, एनिमल्स के लिए भी लाइट जरूरी होता है। वो कैसे होता है? इट डिपेंड अपॉन दी डायurnal एंड सीजनल वेरिएशंस ऑफ लाइट। ठीक है, किस तरह से वो लोगों को पता है कि लाइट होगी तो वो फॉरेजिंग करने जाएंगे। बेटा फॉरेजिंग लिख देना, इन सर्चिंग ऑफ फूड, इन सर्चिंग ऑफ खाने के लिए निकलना। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेजिंग। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए भी उन लोगों को लाइट की जरूरत होती है, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, और माइग्रेटरी एक्टिविटीज, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी, तो एनिमल्स को लाइट की इन सब चीजों के लिए जरूरत होती है। ठीक है, टेम्परेचर कौन दे रहा है? सन दे रहा है, जो सोर्स है, मेन सोर्स है। तो वही जो ये एनिमल्स की बात हो गई। अब जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक, तो ये जो मेन सोर्स है हमारा सन का। ठीक है, तो सन क्या कर रहा है? डीप ओशियन में बहुत ही ज्यादा, तो वहां पे मोर देन 500 मीटर डेप्थ, गहराई में, ठीक है, पानी की जो 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई है, वहां पे एनवायरमेंट क्या होता है? डार्क होता है, क्योंकि सनलाइट वहां पे ज्यादा पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो वो जो सोलार रेडिएशन जो आती है, जो यूवी कंपोनेंट ऑफ लाइट होती है, जो हार्मफुल होती है, वो विजिबल स्पेक्ट्रम में हमें प्लांट क्या करता है? जो ओशन में डेपेस्ट लेयर में वहां पे यूवी रेडिएशन नहीं पहुंचता है, इसलिए हमें अलगाई अलग अलग देखने को मिलता है। हम लोगों ने स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 3 में अलगी पढ़ा है ना, तो हमें पता है कि रेड अलगी अलग होता है, ग्रीन अलगी अलग होता है, ब्राउन अलगी हमें अलग अलग। तो अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी अलगी भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जो मुझे अलग अलग डिफरेंट डेप्थ ऑफ सी में देखने को मिलते हैं। दैट इज द अपर में मुझे कौन देखने को मिलेगा? दैट इज द ग्रीन। ठीक है, अपर रीजन में मुझे ग्रीन अलगी देखने को मिलता है। ओके, तो लाइट का देखो प्लांट पढ़ लिया, एनिमल, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोगों को मिडल जोन में, ये जो मिडल जोन है, ठीक है, मिडल जोन में मुझे कौन देखने को मिलता है? दैट इज द ब्राउन। ओके, और जो सबसे डीप लेयर में मुझे देखने को मिलता है दैट इज द रेड। तो अकॉर्डिंग टू द लाइट इंटेंसिटी भी ये जो अलगी होते हैं वो लोग क्या होते हैं? डिविजन होता है। ठीक है, अब आता है जो फोर्थ फैक्टर है हमारा, दैट इज सॉइल। फोर्थ फैक्टर है सॉइल। किस तरह से सॉइल की प्रॉपर्टी और नेचर अलग अलग प्लेसेस में मुझे देखने को मिलता है। वो किस तरह से सॉइल क्यों हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलता है? क्योंकि वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड है कि भाई वहां का क्या है, क्लाइमेट कैसा है, तो वैसा सॉइल पे डिपेंड होगा। ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस, व्हाट इज द वेदरिंग प्रोसेस का मीनिंग होता है सॉइल की बनाने वाली प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। ओके, तो उसको वेदरिंग प्रोसेस बोला जाता है। थर्ड है ये वाला वेदर, देखो ये वेदर और ये वेदर में अलग है, ये आता है हमारा एटमोस्फियर वाला। तो वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंटरी। ओके, तो किस तरह से वो सेडिमेंटरी है कि किस तरह का वो सॉइल है उसके ऊपर डिपेंड है। और सॉइल का डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉइल किस तरह से डेवलप हुआ है वो प्रोसेस पे, इन सारे फैक्टर्स पे सॉइल डिपेंड होता है। तो सॉइल क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और परकोलेशन ऑफ सॉइल। परकोलेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? परकोलेशन ऑफ सॉइल मीन्स सपोज ये सैंडी सॉइल है, रेत है, सैंडी सॉइल है, पानी डालूंगी तो वो एब्जॉर्ब करेगा नहीं, पर बहुत ही वो क्लेई सॉइल है, चिकनी मिट्टी है, ठीक है, और उसके ऊपर मैं वाटर डालूंगी तो वो फटाफट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो परकोलेशन रेट इसका ज्यादा है कंपेयर टू द सैंडी सॉइल। तो ये क्ले सॉइल है और ये क्या है? सैंडी सॉइल है। तो सैंड सॉइल में क्या होता है? परकोलेशन रेट फास्टर नहीं होता है, इसका परकोलेशन क्या हो जाता है? फास्ट होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करता है।
तो यहाँ पे परकोलेशन रेट हाई है, फटाफट निकल जाता है। ये इसका परकोलेशन रेट लोअर है क्योंकि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करके बैठा रहता है। ठीक है, तो हम लोग परकोलेशन ऑफ द सॉइल, ठीक है, तो सॉइल की ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देखते हैं, परकोलेशन ऑफ द सॉइल देखते हैं। वो डिटरमाइन करता है कि सॉइल का कंपोजिशन कैसा है, ग्रेन साइज यानी दाने जैसा है कैसा, उसका जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हम देखते हैं। एग्रीगेशन, जैसे कि ये क्या है, छोटे छोटे होते हैं, ये एग्रीगेशन यानी ये पूरे जकड़ के रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। और दूसरा भी है कि किस तरह से जो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल होता है उसके साथ साथ हम उसकी पीएच भी देखते हैं, मिनरल, उसके अंदर कितना मिनरल का कंपोजिशन है वो भी देखते हैं। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मीनिंग होता है दैट इज दी, हम जो पूरा सीक्वेंस बताते हैं ना कि ऊपर कैसा सॉइल होता है, उसके नीचे वाला सॉइल कैसा होता है, इसके नीचे वाला सॉइल, फिर इधर पत्थर देखने को, तो ये हम लोगों ने पूरा सॉइल का चार्ट बनाया, तो वो टोपोग्राफी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, पानी में भी सॉइल प्रेजेंट है नीचे, पानी में भी क्या है, यहाँ पे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत ही दलदली छोटे कण वाले मिट्टी होती है। ठीक है, तो बॉटम सेडिमेंट्स होते हैं जो वहां पे वो डिटरमाइन करते हैं कि बेंथिक एनिमल्स भी वहां पे रहते हैं, दैट कैन लीव दैट। बेंथिक वहां पे नीचे वाले लेवल पे कौन से एनिमल रहते हैं, बेंथिक एनिमल्स रहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो बेटा आज मैंने सिर्फ आप लोगों को अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ाया है, तो आप लोग इसकी नोट्स भी थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, इसमें बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पल्स का जरूरत होता है। फिर हम यह अबायोटिक फैक्टर से कैसे ऑर्गेनिज्म करते हैं वो भी हम करेंगे। तो आप लोग लाइक बटन को क्लिक करना मत भूलिए और शेयर करना नहीं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।